हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू शर्मास फिजिक्स क्लास। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि दो से ज़्यादा भी वेक्टर्स होते हैं, तो उनको हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन। दो से अधिक वेक्टर हों तो उनको हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो देखा है ना। तो जब भी दो से ज़्यादा वेक्टर हो तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है, एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जो किसी पॉइंट, उस पॉइंट को मान लीजिए ओरिजिन से स्टार्ट करता है और ईस्ट की तरफ जा रहा है। ईस्ट की तरफ गया 5 मीटर। ये क्या है, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी, टुवर्ड्स ईस्ट। फिर वो नॉर्थ की तरफ गया, नॉर्थ ऊपर हो जाएगा। देखिए, जैसे हम लोग अगर यहाँ पे मैं निशान लगा दूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपको पता ही होगा। तो टुवर्ड्स नॉर्थ गया 5 मीटर, फिर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, ये होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो इधर गया 4 मीटर। अब हमें पता लगाना है कि उसका फाइनल पोजीशन क्या है। फाइनल पोजीशन का मतलब ये है, इसका इनिशियल पोजीशन ओ है, फाइनल पोजीशन ये है। तो इस पोजीशन को हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक, तो अब बाई ज्योमेट्री हमको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ है, ये इसका फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ में देखा था कि अगर दो वेक्टर एक ही ऑर्डर में है तो जो अपोजिट है ऑर्डर में, लास्ट में जो उसको क्लोज करेगा वो उसका रिजल्टेंट होगा। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है, दो से ज़्यादा वेक्टर्स जब ऑर्डर में हो, जैसे ए है, उसके हेड के साथ बी का टेल जुड़ा हुआ है, फिर बी के हेड के साथ सी का टेल जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों वेक्टर ऑर्डर में है, मतलब एक लाइन में है, सीरीज में है। अब इनको जो क्लोज करेगा अपोजिट ऑर्डर में, वही इनका रिजल्टेंट होगा। तो इनका रिजल्टेंट ये होगा एज पर द पॉलीगन लॉ। ये पॉलीगन बना, पॉलीगन मतलब बहुभुज, बहुत सारी साइड्स होती हैं, उसको पॉलीगन कहते हैं। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। पता तो चल गया भाई कि एक से अधिक वेक्टर होंगे तो उनके बीच में कुछ एंगल होगा। जैसे इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, तो ये वेक्टर्स आपस में, इनको हम लोग एक ऑर्डर में दिखा सकते हैं, साइक्लिक। अब उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नियम नहीं है, हमारा सिंपल है जो हमने सीखा है, r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ कॉस थीटा, यही है। लेकिन इसको करना कैसे है वो देखेंगे। सॉरी, r जो है हमारा, वो तीन वेक्टर का समेशन होगा, a b और c। हमको फाइनल पोजीशन पता करने के लिए इन तीनों को ऐड करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हमने यहाँ पे मैंने अलग से ड्रॉ किया हुआ है, ए को ड्रॉ कर लिया, बी को ड्रॉ कर लिया। अब हम ये कर सकते हैं, पहले ए बी को ऐड करें। ए बी का एडिशन क्या होगा, ये वेक्टर होगा। देखिए, इधर ए है और इधर बी है, ये 5 है, ये 5 है, टुवर्ड्स ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, इन दोनों का समेशन ये वेक्टर हो गया। अब इन दोनों के साथ में इसको जोड़ दूँ तो ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, इन दोनों का रिजल्टेंट है r1। ठीक, अब r1 कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हमको पता है √2a होता है। तो 5√2 हमने पिछले क्लास में देखा था, या फिर हम फॉर्मूला में भी लगा सकते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p³ कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है मेरा, 90 डिग्री है। तो जब कॉस थीटा 90 डिग्री होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो हो जाएगा 5√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4।
इसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो लगभग 7 मीटर्स आएगा, मतलब ये वेक्टर मेरा 7 मीटर का हो गया। ठीक, अब इसकी डायरेक्शन भी पता करनी होगी, तो डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो हमें ऐसे पहले से रिजल्ट मालूम है कि दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हों तो उनके बीच का जो वेक्टर होता है वो 45 डिग्री एंगल पे ही होता है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं तो। सिंपल है। तो हम ये दोनों के बीच का जो ये रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल हम लोग अल्फ़ा 1 निकालेंगे, तो अल्फ़ा 1 हमारा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ये ए और बी का, ए प्लस बी, ये हमारा एक रिजल्टेंट है R1 जिसकी मैग्नीट्यूड 7 मीटर्स है और एंगल अल्फ़ा 1 45 डिग्री है फ्रॉम ए। अब इस वेक्टर को हम लोग सी के साथ ऐड करेंगे। अब सी के साथ ऐड करने के लिए हमें क्या देखना होगा? हमें ये एंगल पता है 45 डिग्री है, तो इसके साथ ये अपोजिट एंगल ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है नॉर्थ, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, नॉर्थ वेस्ट उनके जो है बीच में होगा, मतलब 45 डिग्री। तो ये 45 प्लस ये 45 90 डिग्री हो गया, मतलब R1 और C के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हमें ये पता चल गया। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए एंगल चाहिए ना, तो R1 और C को हम लोग ऐड करेंगे, तो ये फिर 90 डिग्री है, तो सिंपली स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड कितना आया? 8.06 मीटर्स। अब हमको, अब आप ये भूल जाइए नीचे का, हमारा ये R1 वेक्टर है, ठीक, ये R1 वेक्टर है, ये स्केल जो है R1 वेक्टर है, और ये C है जो 90 डिग्री पे है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में हमको रिजल्टेंट की वैल्यू पता करनी है, क्योंकि हम यहाँ से नहीं पता कर सकते, यहाँ से हमको पहले एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एंगल मेरा कितना हो रहा है? अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या होगी? tan अल्फ़ा 2 परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 4/7। फार्मूला में लगाएंगे तो Q क्या है? 4। साइन थीटा क्या है? 90, साइन 90 1। P क्या है? 7। फिर Q साइन कॉस थीटा, कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये 0 हो गया। 7/4 मतलब अल्फ़ा 2 हो गया 29.74 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, इन दोनों का सम ही तो है ये थीटा जो A1 से R बना रहा है। तो थीटा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 थीटा। अब अल्फ़ा 1 क्या है? 45 डिग्री, अल्फ़ा 2 29 डिग्री, तो ये ऐड करेंगे 74.74 डिग्रीज। तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो गया? रिजल्टेंट हमारा वेक्टर है एक जिसका मैग्नीट्यूड 8.06 मीटर्स है, और जो कि ईस्ट से या फिर ए से, या फिर आप इसको एक्स एक्सिस कह लीजिए, से 74.74 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। है कुछ नहीं, नाम सिर्फ दे दिया है कि एक से अधिक वेक्टर होंगे तो हम लोगों को कोई भी दो वेक्टर को पहले ऐड करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर इसी तरह अगर यहाँ एक और वेक्टर होता तो इसको ऐड करके फिर इसके साथ ऐड करते। इस तरीके से हम लोग वेक्टर का एडिशन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए, बहुत इजी है। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, होता क्या है? कई बार हमें ज़रूरत पड़ता है कि हमें वेक्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, वो कुछ क्वेश्चंस की, कुछ सिचुएशन की डिमांड होती है, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे डिवाइड? ठीक है, कैसे उसको कंपोनेंट्स में, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वेक्टर जो है उसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, कैसे रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स में। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये वेक्टर और ये वेक्टर का सम है ये R। तो अगर मुझे R पता है तो R को मैं कोई ऐसे दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ जिनसे वो मिलके बना है। यहाँ पे R इस R1 और
सी से मिल के बना है। तो मुझे अगर आर पता है तो मैं, और एक कोई डेटा पता है तो मैं आर को वैसे भागों में बांट सकता हूँ। तो ये वो उसके कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसे इस आर के ये कंपोनेंट R1 और C1 है, इन दोनों के एडिशन से ये वेक्टर बना है। तो उसी तरह कोई भी वेक्टर है उसको हम लोग एक नियम के हिसाब से कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या है कि हमारा ये एंगल डायरेक्शन डिफाइंड नहीं है, ये एक प्लेन में है बीच में, बट हमने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स को डिवाइड करने के लिए क्या कहते हैं, एक्सिस का यूज़ करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा एक्स का डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आप अपने रूम पे अगर कहीं कोना है तो वहाँ पे एक साइड को आप एक्स ले लेंगे, एक साइड को जेड ले लेंगे और वर्टिकल साइड को वाई ले लेंगे, या जैसे आपकी इच्छा हो। तो 3 डायमेंशन में अगर कोई वेक्टर है स्पेस में एक पॉइंट P, तो उस पॉइंट P का हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे। मतलब वाई एक्सिस पे उसको कितना प्रोजेक्शन है, एक्स एक्सिस पे कितना है, जेड एक्सिस पे कितना है, वही प्रोजेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, उसका कंपोनेंट। मतलब वो वेक्टर इन तीनों वेक्टर से मिल के बना होगा। ठीक, तो उसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। अब भाई ये वेक्टर है P, ये P जो है x से अल्फ़ा का एंगल बना रहा है, y से बीटा का, z एक्सिस से गामा का। तो सिंपल है, हम लोग जानते हैं ये P है, ये ट्रायंगल बना। ठीक, तो x के साथ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, P cos थीटा। ठीक, y के साथ क्या हो जाएगा, P cos बीटा, z के साथ क्या हो जाएगा, P cos गामा। ठीक, मतलब x के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, y के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट, z के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी वेक्टर को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में 3 कंपोनेंट्स में, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, जिन तीनों के एडिशन से ये एक वेक्टर बना है। ये एक तरीका है जिसका यूज़ आपको आगे पता चलेगा। इसको हम लोग डिनोट एक और तरीके से करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, px का मॉड मीन्स मॉड्यूलस, मैग्नीट्यूड इंटू एक्स कैप। एक्स कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट मतलब 1, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन x की डायरेक्शन में है, तो उसको हम लोग एक्स कैप से डिनोट करते हैं या एक्स रूफ भी कहते हैं। उसी तरह वाई रूफ, जेड रूफ, तो y की डायरेक्शन में मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड 5 आ रहा है, तो 5 इंटू एक्स कैप मतलब y की डायरेक्शन में 5, 2 इंटू वाई कैप मतलब y की डायरेक्शन में 2, 3 इंटू जेड कैप्स मतलब z की डायरेक्शन में 3। तो ये डिनोटेशन है, हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। बट स्टैंडर्ड जो है एक्स वाई की जगह आई जेड के यूज़ किया जाता है। एक्स की जगह आई कैप, वाई की जगह जे कैप, जेड की जगह के कैप। ये आपको मैंने समझा ही दिया। अब यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं। यूनिट वेक्टर जो है ऐसा वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में सिंगल मैग्नीट्यूड का होता है, 1 मैग्नीट्यूड का होता है। वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर और अ चूजन डायरेक्शन। ठीक है, कोई चूजन डायरेक्शन में हम एक यूनिट मतलब 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर कंसीडर करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है। अब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमको क्या करना है, उस वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को भाग दे देंगे तो बचेगा 1 प्लस डायरेक्शन। तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं a बाई मॉड ए। ठीक, अब इसी को देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, i इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस और z इज़ अ यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। ये स्टैंडर्ड है, ये हम लोगों का हर जगह पे यूज़ होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जैसे जैसे जहाँ पे भी यूनिट वेक्टर्स आएंगे मैं उनको फिर से आपको अच्छे से समझाऊंगा, और जहाँ पे प्रोडक्ट्स आएंगे या रेजोल्यूशन की चीज़ें आएंगी तो वहाँ पे उसको अच्छे से मैं और एक्सप्लेन आपको करूँगा। अब हम लोग देख लेते हैं फिर से एक बार रेजोल्यूशन को थोड़ा। तो 3D में भी आपको
3 डायमेंशन के में समझने में दिक्कत होगी, बट 2 डायमेंशन में हम लोग इसको समझें तो अगर ये एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, नॉर्मल धरती पे है। अब धरती पे ही कोई वेक्टर है ऐसा p। अब ये p वेक्टर हमको इसको x के डायरेक्शन में और y के डायरेक्शन में इस तरीके से बांटना है कि उन दोनों को जोड़ें तो ये आए। तो वो जो दो बांटेंगे हम लोग वो इसके कंपोनेंट कहलाएंगे। कंपोनेंट क्या होता है? कोई भी मशीन का या किसी भी चीज़ का जिससे मिलकर वो बना होता है। तो x के डायरेक्शन में जो उसका कंपोनेंट है उसको हम लोग px से डिनोट करेंगे, y की डायरेक्शन में जो होगा y py से। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है ये एंगल x से थीटा बना रहा है, तो सिंपल यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग cos थीटा निकालें, ये पॉइंट मान लीजिए मेरा ये O है, ये A पॉइंट है, ये मान लीजिए कि B है, ये C पॉइंट है। तो मुझे OB निकालना है तो मैं पहले क्या करता हूँ, कहाँ लिखूँ, यही लिखता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब OB बाई P, राइट। तो हमारा OB क्या हो गया, यही तो PX है, तो PX बाई P ये हमारा हो गया cos थीटा। तो हमारा PX क्या आ गया, P cos थीटा। उसी तरह sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर PY को यहाँ लाएंगे बाई P हाइपोटेन्यूज। सिंपल, ये एक्सिस के अलाउन कंपोनेंट, ये वाई एक्सिस के। अब इसको वेक्टर में डिनोट करना है तो px को p cos थीटा आई कैप लिख देंगे, आई के डायरेक्शन में है मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में है, py मतलब p sin थीटा, ये j कैप मतलब y एक्सिस के अलाउन है, ठीक। बाकी इसमें कुछ नहीं है, इसमें बहुत इजी है, आगे आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, पर बताऊँगा डिटेल आपको प्रैक्टिकल जब समझ में आएगा, जब आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम सिंपली इसको समझेंगे और उसको हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, किसी वेक्टर को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। दूसरा तरीका, किसी 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट स्केलर आए। तीसरा, हम किन्हीं 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट एक वेक्टर ही आए। तो ये 3 कंडीशन हो सकती हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला कंडीशन जो है मल्टीप्लिकेशन बाय अ नंबर। तो मान लीजिए कि ये वेक्टर है a, इसको मैंने किसी नंबर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, वेक्टर उसी डायरेक्शन में जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना टाइम्स हो जाएगा। 2 से कर रहे हैं तो डबल हो जाएगा, 4 से कर रहे हैं तो 4 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी, ठीक। अब ये तो पॉजिटिव नंबर से हुआ। अगर नेगेटिव से करें तो a, इसको मैंने -1 से किया तो क्या होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने टाइम्स होगा, और अगर नेगेटिव साइन है तो रिवर्स हो जाएगा। मैंने 1 से किया है तो सिर्फ रिवर्स हुआ है विद सेम मैग्नीट्यूड। अगर -2 से करता तो यही वेक्टर इतना बड़ा हो जाता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर को अगर कोई नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर वो नंबर k है तो k इंटू a इज इक्वल टू b। अब अगर k इज पॉजिटिव देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज k इन द सेम डायरेक्शन, इफ k इज नेगेटिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज k बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका सेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी है ये। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सॉरी ये उल्टा है, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर रिजल्टिंग इन अ स्केलर। मतलब 2 वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट है उनका वो स्केलर होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। ये कब कहाँ कैसे होता है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं कि प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जो है
हम लोग जब करते हैं तो वेक्टर्स का, तो उसका रिजल्ट जो है स्केलर भी आ सकता है, और जब स्केलर आता है तो उस चीज़ को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इज परफॉर्म्ड ऑन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है कि आप स्पीड और मतलब वेलोसिटी और दूसरी कोई वेलोसिटी, उसको आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते, डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इन वेक्टर्स को आप इनको जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं उनको आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, उनको आप ऐड नहीं कर सकते, राइट। आप स्पीड में एक्सेलरेशन नहीं जोड़ सकते हैं, आप फोर्स को फोर्स से जोड़ सकते हैं, लेकिन आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये एक वेक्टर है ए, वेक्टर है बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जब थीटा एंगल है तो इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कहेंगे, या स्केलर प्रोडक्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, जिसको हम लोग, जो रिजल्ट आएगा इसका वो स्केलर क्वांटिटी होगी, जिसको हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये बी कॉस थीटा है। बी कॉस थीटा क्या होगा, बी से अगर ए पे परपेंडिकुलर डालें तो ये बेस वाला पोर्शन ही बी कॉस थीटा है। मतलब एक्चुअली में डॉट प्रोडक्ट क्या है कि एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलॉन्ग कितना मैग्नीट्यूड जा रहा है उस चीज़ को दर्शाता है, उसके अलॉन्ग। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ए के तरफ बी का कितना मैग्नीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई कर रहा है, यही है। बी कॉस थीटा एक नंबर ही होगा, अब वो नंबर ए से मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब ए के डायरेक्शन में उसका कितना इफेक्ट है वही दिख रहा है। इसी चीज़ को हम लोग देखिए, अब ये ए और बी सेम है, अब हमने बी को एक्सटेंड किया और ए से परपेंडिकुलर डाला, तो ए कॉस थीटा एक नंबर है। अब ए बी कॉस थीटा, इसी को हम लोग पी डॉट ए करेंगे, मतलब बी से ए को करेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी। अभी हमने क्या किया था, ए डॉट बी, तो बी से हमने परपेंडिकुलर डाला था, अगर बी डॉट ए करेंगे तो ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ए से जब डाला तो भी हमको दिख रहा है बी इंटू ए क्रॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस थीटा ही आ रहा है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये एक रिजल्ट है, आपको याद रखना है। अब उसी तरह अगर यूनिट वेक्टर्स के केस में देखें, जैसे यहाँ पे मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाया हुआ है, ये आई, ये जे, ये के यूनिट वेक्टर्स है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस और जेड अलोंग के एक्सिस। तो हमको पता है आई, जे और के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, वाई जी के बीच में 90, जी और एक्स के बीच में भी 90। तो जब 90 होगा तो cos 90 क्या होता है, 0। तो आई डॉट के या जे डॉट के या आई डॉट जे, ये सारा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स हमेशा 0 होगा, ठीक। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है इसकी डॉट प्रोडक्ट की। ए डॉट बी प्लस सी है तो इसको हम लोग ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, ठीक। ये याद रखिए, आगे काम में आएगा, मैथ्स में इसका ज़्यादा यूज़ होता है और कुछ हमारा डेरिवेशन में भी काम आएगा। नेक्स्ट हमारा जो है एग्जांपल, जैसे मैंने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैं समझाऊं आपको, अगर यहाँ पे तो कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है जो कहीं रखा हुआ है, तो इस पे मैं अगर फोर्स लगा के ऐसे खींचता हूँ तो ये ऊपर नहीं जा रहा है लेकिन आगे को सरक रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो एफ कॉस थीटा ये फोर्स का कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स इंटू एस, यही वर्क बताएगा। हम तो ऊपर भी खींच रहे हैं, ऊपर भी इसका कुछ कंपोनेंट है लेकिन उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एस के डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये एफ का पूरा कंट्रीब्यूशन इस तरफ नहीं है, जितना पार्ट का कंट्रीब्यूशन है वही बताएगा, उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे।
तो डॉट प्रोडक्ट से हमको ये फ़ायदा होता है। इस तरीके से अगर हमको इसको समझना है फिजिकली तो समझ सकते हैं। दूसरा, अगर दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा जो है 0 हो, मतलब एक दूसरे के अलॉन्ग हो या पैरेलल हो, तो क्या होगा, तो cos 0 1 होता है, तो सिंपली उन दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर होती है कैसे, अब देखिए, ये एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी। इसमें राइट हैंड थंब रूल बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए क्रॉस बी मतलब ए पे हाथ रखेंगे, बी की तरफ जाएंगे, तो बी की तरफ जाएंगे तो मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो जो वेक्टर होगा वो ए बी के प्लेन पे मेरे अंगूठे की तरफ ऊपर की तरफ होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज, इसका मैग्नीट्यूड अगर बताएं तो ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन बताएं तो ए इधर है, ए अगर ये है, बी अगर ये है, तो इसका वेक्टर ए क्रॉस बी ऐसे ही आएगा। अब अगर ये ए है, ये बी है, और मैं अगर बी क्रॉस ए करूं तो मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूँ, मेरा अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है, तो वेक्टर ऐसे जाएगा। ठीक, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता था, बस क्रॉस प्रोडक्ट में ये नहीं होगा। आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा आपने, अगर आप यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे या कोई स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे या स्क्रू लगाएंगे तो भी आपको पता चलेगा, ए से बी जा रहे हैं तो ऐसे घूम रहा है तो ऊपर आ रहा है, बी से ए आ रहे हैं ऐसे घूम रहा है तो नीचे जा रहा है, तो बी क्रॉस ए जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसके, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये होगा। ठीक, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ए बी साइन थीटा से लिखते हैं। इसमें समझने का कुछ भी नहीं, इसका एग्जाम्पल जो है आपको पता चलेगा जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, और बेस्ट आपको समझ में आएगा जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है मैग्नेटिक फील्ड या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, तब आपको सही से समझ में आएगा कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी के लिए हमें इतना ही समझना है कि ये ए है और ये बी है, तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो मेरा अंगूठा ऊपर आ रहा है, ये ए क्रॉस बी है, और बी से ए की तरफ आएंगे, राइट हैंड से नीचे जा रहा है तो ये डायरेक्शन नीचे होगा, इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं, जैसे एक्स वाई जी, तो सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है, 90। यूनिट वेक्टर्स जो है आई जे के, तो आई से जे की तरफ जाएंगे 90 डिग्री तो के की तरफ आएगा, तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, तो ये हमेशा याद रखिए, ऐसे बना लीजिए, आई जे के, आई से जे में जाएगा के, जे से के में जाएगा आई, ठीक है, फिर के से आई में जाएगा जे। अब जहाँ पे भी ये साइकिल टूट रहा है वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, जैसे के से जे, के से जे उल्टा जा रहा है तो माइनस आई। ठीक, और अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो साइन 90 क्या होता है 1, तो हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी वो डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और बी क्रॉस ए का भी दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओनली मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है, डायरेक्शन
अगर ए क्रॉस बी है तो इसके प्लेन के ऊपर होगा, बी क्रॉस ए है तो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, और उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी के लिए आप ऐसे ही समझ लीजिए कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ए बी इस ज़मीन के प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर, बी ए इस ज़मीन के प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ होगा। धन्यवाद।